ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी तक। जो चुनाव की घोषणा से पहले कई बार कर्नाटक जा चुके थे, लेकिन शायद इन राजनेताओं को थोड़ा सा वो भी सूंघ कर आ जाते हैं कि कहां हमारी दाल गलने वाली है, कहां शायद नहीं गलने वाली। तो शायद इस बार लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनकी दाल यहां पर नहीं गलने वाली है। खैर, प्रधानमंत्री जाने वाले हैं ऐसा भी कहा जा रहा है और 6 दिन में 25 सभाएं करेंगे ये भी कहा जा रहा है। जब जाएंगे 25 सभाएं करेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन आज प्रियंका गांधी की धूम है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, चुनावी रथ पर सवार प्रियंका गांधी जब लोगों का अभिवादन करती हुई मैसूरू में आगे बढ़ी तो जनता का उत्साह देखते ही बनता था। राहुल की तरह प्रियंका ने भी बीजेपी और मोदी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। प्रियंका ने कहा है कि कर्नाटक में सीएम बदलने की बीजेपी की रणनीति जो है वो काफी कुछ अलोकतांत्रिक है। और ये भी कहा है प्रियंका गांधी ने कि आपको दुर्बल नेता मिले और बार बार सीएम यहां पर बीजेपी जो है वो बदलती रही तो ऐसे में क्या होगा प्रदेश का। भाजपा की सरकार ने आपको बेशर्मी और बेरहमी से लूटा है। प्रधानमंत्री को भी कई लोगों ने यहां की सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर चिट्ठी लिखी, लेकिन पीएम साहब चुप हैं, मौन हैं। आइए सुन लेते हैं प्रियंका गांधी की जुबानी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। पिछले अगर आप कुछ 3 सालों में देखें तो आपको पता चलेगा कि केंद्र से जितने पैसे कर्नाटका के लिए आने थे वो आस्ते आस्ते कम होते चले गए। कर्नाटका का अपना झंडा है, आपके गर्व की निशानी है, आज तक उसे उन्होंने अप्रूव नहीं किया। आपको दुर्बल नेता मिले, बार बार चीफ मिनिस्टर बदलते गए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और जो गवर्नेंस की बातें हैं जिससे प्रदेश चलता है वो सब ढीली पड़ गई। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि ये जो 40% की सरकारा चली उसने आपको लूटा, बेशर्मी से लूटा और बेरहमी से लूटा। आपने सुना होगा कि कितने कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की। आपने ये भी सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल के मैनेजमेंट एसोसिएशन ने पीएम तक चिट्ठी लिखी, कोई समाधान नहीं हुआ। भर्तियों में स्कैम हुए, पुलिस की भर्तियों में स्कैम हुए, तमाम स्कैम हुए, लेकिन कहीं किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा गया क्योंकि ज्यादातर वो भाजपा से एसोसिएटेड दोषी थे। तो प्रियंका गांधी 2 दिन तक कर्नाटक में कांग्रेस का प्रचार करेंगी और इतना तय है कि इन 2 दिनों में बीजेपी के लिए और मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों जो हैं तमाम कांग्रेस के और इनके साथ साथ तमाम कांग्रेस के नेता ऐसे ही सवाल उठा रहे हैं जिनके जवाब देना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। राहुल गांधी ने तो 40 नंबर पर ही बीजेपी को समेट दिया है। राहुल ने सोमवार को हंगल में कहा कि इनको यानी भाजपा को, बीजेपी को 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार आप लोग इनको 40 सीटें दीजिएगा। जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं तब उनके मंच पर चारों तरफ कर्नाटक के 40% कमीशन वाले नेता खड़े रहते हैं। सुनिए जरा कल क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी। कभी कभी बीजेपी की मीटिंग होती है, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और उनके स्टेज पे चारों ओर कर्नाटक के 40% वाले नेता खड़े रहते हैं। मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचार से मैं लड़ता हूं, अब जो भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है उसको निकाल दिया, मतलब आप भ्रष्टाचार के लिए लड़ते हो। अच्छा, दिंगलेश्वर स्वामी गदग जी ने भी कहा, मजेदार बात कही उन्होंने कि बीजेपी ने मुझे डिस्काउंट दिया, मतलब 40% नहीं लिए, सिर्फ 30% लिए, वो भी मठ से। मतलब एक तरफ धर्म की बात करते हैं और फिर दूसरी तरफ मठ को डिस्काउंट देते हैं। 40% नहीं लिए, 30% ले लिए, बाकी कर्नाटक से 40%। कुछ भी काम करवाना हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, 40% लगेगा। तो 40% ये बिल्कुल चस्पा हो गया है।
कांग्रेस के इस आक्रामक प्रचार से बीजेपी लगातार पीछे खिसकती हुई दिख रही है। कई सर्वे भी यही दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को करारा झटका लग सकता है क्योंकि उसकी सीटें काफी कम हो रही हैं। नतीजे बताएंगे हालांकि, लेकिन इधर अमित शाह और दूसरे बीजेपी नेता पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं। बीजेपी का यह आत्मविश्वास रंग लाएगा या उसकी सत्ता में भंग डालेगा, ये तो चुनाव के नतीजे 13 मई को बताएंगे। उधर कर्नाटक में बीजेपी को झटका लगने की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं और इधर दिल्ली में तो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों की अनसुनी करने पर बीजेपी को झटका लग चुका है। विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर सोमवार को कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, आप सब नाम बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कई बार ये नाम आने वाला है। तो बृजभूषण शरण सिंह जो सांसद हैं और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग इन पहलवानों ने की है और खासकर 7 महिला पहलवानों ने। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और इस पीठ ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से एफआईआर दर्ज करने की खिलाड़ियों की मांग पर जवाब मांगा है और इसके बाद अब कोर्ट में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होगी। तो कर्नाटक चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीजेपी को नुकसान दे सकता है क्योंकि आरोप बीजेपी के ही सांसद पर है, बृजभूषण शरण सिंह, जिनका नाम अभी आपको कह रहा था कि याद कर लीजिए। उधर नीतीश कुमार जिस तरह विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके साथ वो दल भी आ रहे हैं, साथ साथ आते दिखाई दे रहे हैं जो अब तक कांग्रेस के खिलाफ होते थे, उससे बीजेपी के लिए सत्ता को बरकरार रखना मुश्किल भरा हो सकता है। कल ममता बनर्जी और उसके बाद अखिलेश यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई और नीतीश कुमार की मुहिम में इन दोनों नेताओं ने अपनी रजामंदी दिखाई। तो आज केसीआर भी साथ आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि केसीआर को राहुल गांधी के नाम पर आपत्ति है, ऐसा उन्होंने खुद नहीं कहा है, बताया जा रहा है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है, वही आप तक रख रहा हूं। लेकिन यहां सवाल राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में कौन कौन आगे आ रहा है, इसका सवाल है। और इसमें केसीआर भी अगर साथ आते हैं, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी साथ आते हैं, यानी नवीन पटनायक साहब भी साथ आ जाते हैं, तो फिर बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा बन सकता है और नीतीश कुमार की भविष्यवाणी सही साबित हो सकती है। कौन सी भविष्यवाणी? आप याद कीजिए कि नीतीश बाबू ने कहा है कि अगर सब साथ आ गए तो अगले साल चुनाव जो 2024 का आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसमें बीजेपी 100 सीटों पर ही सिमट जाएगी। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 18 फरवरी जहां तक मुझे याद आ रहा है, उस दिन पटना के मंच से CPI-ML का मंच था, उनका राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें अपने सहयोगी दलों को भी इन लोगों ने बुलाया था, CPI-ML ने, और वहां पर भाषण दे रहे थे नीतीश बाबू। नीतीश बाबू की ये बात आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए, रिमाइंड करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। सुनिए जरा नीतीश कुमार को। तो हम तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कर ही दिए, अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, जब तक हम तो जाके दोनों को कह ही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं, नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। तो आज आप आए हुए हैं, तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला
चुनाव लड़ना है, ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। और मेरा बच्चा नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए, हमको। तो सुन रहे थे आप, नीतीश कुमार को कह रहे हैं मेरा सुझावा को अगर आप लोग मान लीजिएगा तो ये 100 के नीचे जाएंगे, और मेरा बतवा को अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आप जानिए। लेकिन यहां सवाल ये नहीं है, सवाल है कि अब आगे, चूंकि ये 18 फरवरी की बात है और हम इस वक्त जब चर्चा कर रहे हैं तो आज 25 अप्रैल है। इस बीच गंगा में भी बहुत पानी बह गया है और इधर यमुना में मिलन हो चुका है नीतीश बाबू का कई लोगों से। तो ये जो मिलन है गंगा यमुना का, वो मिलन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बीच विपक्षी एकता, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, धीरे धीरे परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उधर सत्यपाल मलिक की अगर चर्चा न करूं दोस्तों, तो शायद ये कार्यक्रम जो है वो अधूरा होगा। और सत्यपाल मलिक साहब ऐसे आज की तारीख में कैरेक्टर हो गए हैं जिनकी चर्चा रोज होना लाजिमी है, आज भी जरूरी है। आज इसलिए जरूरी है क्योंकि आज सत्यपाल मलिक साहब राजस्थान पहुंचे हुए हैं और आप सब जानते हैं कि पूर्व गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, बिहार के, गोवा के, मेघालय के गवर्नर होने के बाद वो रिटायर हुए हैं। उनको कहीं और का गवर्नरशिप उनके नसीब में नहीं आया। खैर, लेकिन सत्यपाल मलिक साहब ने आज एक बार फिर मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश, कोटेड कह रहा हूं, कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। ये कह रहे हैं सत्यपाल मलिक साहब मंच से कि देश, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। चलिए इसके आगे नो कमेंट। तो आज बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।